के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विजय जी, रागी जी और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान में जेनजी सड़कों पर है। खामेनेई के दमन का अंत नजदीक आ गया है, इसलिए कट्टरपंथी खामेनेई युवाओं को कुचलने के लिए हर हथकंडे आजमा रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों की छाती पर गोली मार रही है। ईरान की सेना जनता को गोलियों से भून रही है। तेहरान हो या हमेदान, ईरान का लगभग हर शहर बगावत की आग में जल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि हमारा टारगेट लॉक्ड है, हमारी सेना लोडेड है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हुई तो हम एंट्री मारेंगे, ईरान पहुंचेंगे, प्रदर्शनकारियों की मदद करेंगे। ये साफ है, खामेनेई के लिए प्रदर्शनकारी इस वक्त काल बन गए हैं। कोशिशें भरसक हो रही हैं, लेकिन एक एक तस्वीर जो ईरान से आ रही है, और इसे आप सिर्फ ये मत कहिएगा कि ये जेनजी का प्रदर्शन है, क्योंकि लगातार सुबह से मैं तस्वीरें इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रही हूँ कि वहाँ के बुजुर्ग भी। विजय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, वहाँ पर जो खामेनेई का किला ढहाने के लिए जो फोर्स सड़क पर उतरी है वो वहाँ की जनता है, उसमें केवल जेनजी नहीं है। एक बुजुर्ग महिला बैसाखियों के सहारे चल रही है और वो डेथ टू डिक्टेटरशिप की बात कर रही है। एक्चुअली हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चाहे वक्त भले ही लगे, लेकिन ये खामेनेई के शासन का अंत है। और ये इस्लामिक जो शासन ना, उसका अंत है। खामेनेई के खिलाफ नहीं है ये। खामेनेई तो उसके रूल करने वाले लोग हैं, लेकिन ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो लड़कियां हैं, ईरान के जो बच्चे हैं, जेनजी, और ईरान के जो लोग हैं, वो ये 40-45 साल का जो इस्लामिक शासन था उसके खिलाफ खड़े हो गए, वो अन्याय के खिलाफ खड़े। और मुझे लगता है वक्त कुछ लगे, 4 दिन लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन अब उस रास्ते पर ईरान पहुंच गया जहां वो 60 के दशक में था। और फिर से एक नई क्रांति के साथ ईरान आएगा। हो सकता है रजा पहलवी के जो शासक, मतलब वो शाह रहे हैं जी, उनके साथ कितना फायदा होता नहीं होता है। एक मोनार्की वाली डेमोक्रेसी वहां पर रहेगी, मोनार्क डेमोक्रेसी रहेगी, या डेमोक्रेसी कैसे पहुंचती है। लेकिन इस्लामिक शासन के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो ऐसी मैदान पर आ गई कि अब इसको रोकना मुश्किल है। अमेरिका को भी उनकी मदद, ये जो ट्रंप साहब का स्टाइल है ना, ये तो बहाना है उन पर लड़ने का, युद्ध करने का। उनको एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देने की बात है। और मैं समझता हूँ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के देशों को इस तरह का मोरल सपोर्ट ऐसे प्रदर्शनकारियों को देना चाहिए। ये क्या ट्रंप कूदेंगे इस जंग में? रागी जी, बहाना चाहिए होता ना। नहीं, मतलब एकदम ऑन एंड ऑन फ्रंट कोई जंग छेड़ेंगे वो? कहाँ लोग ऐसे में करेगा? क्या अफगानिस्तान में लोग करेंगे? वहाँ पर भी महिलाओं, बुजुर्गों, जो इस्लामिक कट्टरवाद है उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए नहीं आ रहा है। वहाँ पर की दशा तो इससे भी बदतर है। यहाँ तो कम से कम महिलाएं सड़कों पर निकल भी रही हैं, वहाँ तो महिलाएं पब्लिक डोमेन में काम भी नहीं कर पा रही हैं बिना बुर्के के। सवाल ये है कि ये दुनिया किस ओर जा रही है? क्या दुनिया के 3-4 दादा हैं वो तय करेंगे कि दुनिया इस रूप में जाए या उस रूप में जाए? हो यही रहा है कि अमेरिका तय कर रहा है कि हमको वेनेजुएला में जाना है तो हम घुसेंगे, हमको ईरान पर बम्बार्डिंग करनी है, हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है तो हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे। लेकिन चूंकि भारत को हमको जो है वो प्रिक करना है, तो हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जाने देंगे, उसके हाथ तक पहुंचने देंगे। भारत को घेरना है तो हम बांग्लादेश के अंदर जो है वो सत्ता परिवर्तन करा देंगे। ये स्थिति यही है, और जिसे हम कहते हैं एक हेजेमोनिक ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। कि उसको लगता है, पहले ट्रेड के थ्रू उसने प्रैक्टिस किया, ट्रेड में उनको सफलता की मिली, कितनी सफलता नहीं मिली वो कह रहे हैं कि हम सफल हुए हैं इसमें जी। लेकिन ट्रेड की हेजेमनी के बाद उनको अब लग रहा है कि हमको मिलिट्री माइट को हमको डिमोन्स्ट्रेट करना है, तो 2-4 जगह हम डिमोन्स्ट्रेट कर दें। आदमी टारगेट क्या करता है, पहले छोटा वाला से शुरू करता है जहां पर उसको सक्सेस लग जाए, फिर वो देखेगा कि ईरान के अंदर, ईरान पर तो बॉम्बर को प्रयोग किया ही पिया, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को खत्म करने की कोशिश की,
देखना यह है कि अमेरिका किस हद तक जाता है यहाँ पर। ईरान में कहां तक जाएगा हर्षवर्धन जी? ईरान में क्या ट्रंप कोई अटैक करेंगे? हालांकि अभी उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। शायद वो वेनेजुएला में ये चाहते थे कि वहाँ पर भी मादुरो के खिलाफ एक ताकत खड़ी होती, लेकिन वो नहीं हो पाई। पर यहाँ पर तो मसला कट्टरपंथ बनाम लोकतंत्र का है शायद। देखिए, कुछ न कुछ आड़ लेके अमेरिका काम करता है, लेकिन वेनेजुएला और ईरान में दोनों में थोड़ा स्थितियां अलग हैं। और ईरान में जो रजा शाह पहलवी हैं, उनके जो वंश से आने वाले जो शासक के तौर पर जो 1969 की जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो आउट हुआ परिवार, अमेरिका के साथ हैं। वो एक नए ईरान की बात करते हैं। वो बाकायदा हर हफ्ते अपने लोगों से बात करते हैं, कुछ तरीके निकाल कर उनके लोग ईरान में जगह जगह वो मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिसको आप जेनजी का कह लें, लड़कियों का कह लें, महिलाओं का कह लें या सारे लोगों का कह लें, वो उसके पीछे उस वाली आर्मी का बहुत बड़ा रोल है जो खामेनेई के खिलाफ है। खुद खामेनेई के शासन तंत्र में 2 से 3 बड़े टॉप लीडर हैं जिनको लगता है कि खामेनेई को सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सत्ता छोड़ी नहीं, क्योंकि वो सर्वोच्च उनके धार्मिक नेता हैं और वो बहुत पावरफुल हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। वहां जनता सड़कों पर इसकी क्रांति कर रही। वेनेजुएला में ट्रंप अपने इंटरेस्ट के लिए बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट कर रहे हैं। यानी जो काम जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में बांग्लादेश में किया, सेम रिपीटिशन करना चाहते हैं ट्रंप यहां पर। और फिर वही बात हुई, निश्चित तौर पर तालिबान की हमने बात की, निश्चित तौर पर हम अलग अलग देशों की बात करते हैं, वहां लोगों के मानवाधिकार की बात करते हैं। उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो हमें जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं उनको पावरफुल करना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कोई देश इसको नहीं कर सकता है। अब चूंकि यूनाइटेड नेशंस पावरफुल नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, अच्छा सोचिए ना जरा, 142 करोड़ प्लस का देश, वो उसका मेंबर नहीं है। हम चक्कर लगाते हुए वो जो रिवॉल्विंग चेयर होती है कि अच्छा चलो अब आई तो हम बैठ गए थोड़ी देर, वो 2 साल के लिए टेम्परेरी मिलती है। परमानेंट मेंबर भारत को क्यों नहीं होना चाहिए? अफ्रीकन यूनियन के देशों का एक प्रतिनिधि वहां क्यों नहीं होना चाहिए? 5 देशों की दादागिरी वीटो के तौर पर क्यों लगनी चाहिए? अगर हम इन रिफॉर्म्स को नहीं करेंगे तो दुनिया, यकीन मानिए, बहुत बुरे दौर में जाने वाली है। बहुत बुरा हम देखने वाले हैं। और उसमें ये जिसको कहते हैं कि एक एक देश दिखेगा, एक लड़ाई दिखेगी, लेकिन वो विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। रेज़ा पहलवी का क्योंकि बार बार नाम आ रहा है कि खामेनेई तो फिर कौन? रेज़ा पहलवी डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड को लेकर कितने शुक्रगुजार हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। रेज़ा पहलवी ये कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, थैंक यू फॉर योर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ माई compatriots. This warning you have issued to the criminal leaders of the Islamic Republic gives my people greater strength and hope. वो ये कहते हैं, hope that at last a president of the United States is standing firmly by their side. तो अभी तो समीर जी वो स्थिति नहीं है कि टारगेट लॉक और लोडेड सिर्फ ये बताने के लिए खामेनेई को कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अटैक भी करेंगे। अभी वो सिर्फ डरा रहे हैं। टारगेट वो ये जानते हैं कि वहीं की जनता शायद इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो खामेनेई को सत्ता से हटा देगी, उखाड़ फेंकेगी। मुझे लगता है अभी अमेरिका इंतजार करेगा और देखेगा, और अमेरिका की कोशिश ये होगी कि वहाँ की जनता ही सड़कों पर उतरे और ये मूवमेंट बड़ा हो और तख्ता पलट जो होना है वो जनता के माध्यम से ही हो। उसका जो दोष अमेरिका के ऊपर न लगे कि अमेरिका ने हस्तक्षेप करके करवाया, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो पर्दे के पीछे जो सपोर्ट चाहिए होगा ईरान की जनता को, वह अमेरिका उसको प्रोवाइड कराएगा और अमेरिका थोड़ा इंतजार करेगा। अगर अमेरिका को लगता है कि भाई इनके ऊपर किसी तरीके से आर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, किसी नरसंहार किया जाता है, इनका कुछ सेना को बुलाया जाता है इनके खिलाफ, अपने नागरिकों के खिलाफ, तब अमेरिका ने जो कहा है कि ट्रंप ने हम हस्तक्षेप करेंगे, उस स्थिति पर ट्रंप हस्तक्षेप करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ट्रंप ये कोशिश करेंगे और अमेरिका भी चाहेगा कि उस देश के अंदर वहाँ की जनता करे और दुनिया को ये मैसेज जाए कि भाई जनता इस इस्लामिक रूल से बहुत त्रस्त थी और महिलाओं ने, लोगों ने आकर गरीबी से, महंगाई से, इस इस्लामिक स्टेट से बाहर निकलने के लिए सड़क पर उतरी है और उनके कारण ये खुमई लोकप्रिय हो गए थे और उनको कारण सत्ता से जाना पड़ा। अब ये कब तक होता है? ये तुरंत 8 दिन में होता है, 10 दिन में होता है, जब लंबा चलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसी स्टेटमेंट में रेज़ा पहलवी में एक लाइन ये भी है जिसे सुनकर मुझे लगता है कि आप कहां पर खड़े होकर परिस्थिति को देख रहे हैं, उससे किसी भी देश के लिए आपका स्टैंड बदलता है। अब ये कह रहे हैं, अमेरिका दैट ब्रॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द मिडिल ईस्ट। अमेरिका व्हाट पीस एंड क्या क्या अमेरिका ने दोनों देशों के साथ, मैं वही कह रही हूँ, आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, वहां से आप ये तय करते हैं कि आपके रिश्ते कैसे हैं। वेनेजुएला में खड़े होकर आप कहेंगे कि वो दादा बनने की कोशिश कर रहा है,
रेजा पहलवी के नजरिए से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि वहाँ मिडिल ईस्ट में शांति के दूत हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। खामेनेई के नजरिए से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि अरे हमारे दखलंदाजी करें हमारे इंटरनल मैटर्स में। बहरहाल एक और घमासान की बात करते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच में पाकिस्तान पिस गया है। दोनों देश यमन को लेकर आमने सामने हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। पिछले दिनों यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान गए थे। उनके स्वागत में पूरी की पूरी पाकिस्तानी हुकूमत रेड कारपेट की तरह बिछ गई थी। शहबाज हो, आसिफ मुनीर हो, वो फूल कर कुप्पा हो गए थे। लेकिन उनके बाद यूएई और सऊदी अरब यमन को लेकर भिड़ गए। जंग उधर छिड़ी, इधर पाकिस्तान घिर गया। सऊदी अरेबिया के सुल्तान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के किसी भी नेता से हरगिज नहीं मिलूंगा। उन्होंने आसिफ मुनीर से भी मिलने से मना कर दिया। आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान मुनीर की बेटी की ही शादी में पाकिस्तान गए थे। यह खबर भी हमने आपको इंडिया टीवी पे दिखाई थी, यही कहानी कुर्सी में। मुनीर सऊदी अरब के रियाद जाना चाहते थे, लेकिन प्रिंस सलमान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब देखिए हर्षवर्धन जी, बुलाया भी कहाँ था, आपको सुनकर बड़े मजा आएगा। नूर खान एयरबेस के पास शिकार के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा, बुलाएगा जरूर पर जाने का नहीं। नहीं, देखिए पाकिस्तान की स्थिति तो वैसे भी बड़ी विचित्र सी है और मैं तो इसको यूं मानता ही नहीं हूं कि सऊदी अरब यूएई के बीच पिस रहा है। वो पिसा हुआ ही है। मतलब उसको आप यूं माने ना, अमेरिका चाइना के बीच में पिसा हुआ है। जो दुनिया के किसी भी देश में, इस्लामिक देश में कुछ होता है तो ये अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहा होता है, तो इसकी मुश्किल होती है। गाजा में पीस फोर्स में इनको शामिल होना है, उसकी मुश्किल है। तो पाकिस्तान कुल मिलाकर पिसा हुआ देश हो रहा है। और उसमें है क्या, जो वहां की आवाम है, वहां के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। वरना इनका क्या है, ये तो हुक्मरान है, इनको तो ठीक है, वो सऊदी के शासक से गले मिल लेंगे, यूएई के शासक से गले मिल लेंगे, ट्रंप आएगा तो उनसे हाथ मिला के बैठ जाएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम की बदहाली, उनका पिसना, उनके बुरे दिन वो ज्यादा पीड़ा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि है तो वो हमारे हिस्से ही थे, हमारे हिस्से थे। आज नहीं तो कल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बददिमाग, ये जो बेहया किस्म के शासक हैं, ये हुक्मरान हटेंगे और पाकिस्तान के भी दिन ठीक होंगे। तो हमारा तो पड़ोसी, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, जो अटल जी कहा करते थे। तो पाकिस्तान पिस रहा है, पाकिस्तान की आवाम को इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा खून कुछ बढ़ सा जाता है समीर जी, जैसे पाकिस्तान के लुटने पिटने की एक और खबर आती है, जैसे ये बेइज्जत होता है। नहीं, वो तो ये सिलसिला लंबे समय से जारी है और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा। हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा, बिल्कुल, पाकिस्तान के बर्बाद होने का और पाकिस्तान का दुनिया में बेइज्जत होने का। लेकिन अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। अभी तक तो वो बाहर भी बेइज्जत हो रहा था, देश के अंदर हो रहा है। और जिस तरीके से वो अपने सरकारी विभागों को बेच रहा है, भी एयरलाइंस को बेचा, बाकी अब ऊर्जा सेक्टर में, दूसरे सेक्टर्स के अंदर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है कि अब ये हालत है कि रूटीन खर्चे चलाने के लिए उनके लिए पैसा नहीं है। कर्ज का पैसा, कर्ज का ब्याज देने के लिए, जो ब्याज का भुगतान करना है उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। उसके लिए वो तमाम तरीके तिकड़म भिड़ा रहे हैं, कहीं से भीख मांगते हैं, अपने संसाधन को बेच रहे हैं। पाकिस्तान एक बिल्कुल बर्बाद मुल्क है और जिस तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इससे और बुरी स्थिति दिखेगी। लेकिन एक हमारा पड़ोसी होने के कारण ये हमारे लिए भी उतनी चिंता की बात है कि पाकिस्तान जितना बर्बाद होगा उतनी तकलीफें हमारे लिए भी बढ़ने वाली होगी। अराजक देश है वहाँ, और जब अपना देश बर्बाद होता है तो लोग आसपास भागते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत उन्हें सबसे करीब दिखेगा, शरण स्थल के, बिल्कुल शरण स्थल के रूप में। लेकिन अब पाकिस्तान हो, चाइना हो, दुनिया के तमाम देश हो, वो अब पाकिस्तान को एक अपने लिए ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ से जितने संसाधन वो अपने हिस्से में ले सकते हैं। चाइना उनका शोषण करना चाहता है, बहुत हद तक किया भी है। पाकिस्तान उसे अपने एक शोषित स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिससे वो पूरा शोषण कर सके। अमेरिका उसको उस रूप में पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। तो दुनिया के लिए अभी पूरा पाकिस्तान, कितने इसके संसाधन को निचोड़ा जा सकता है, पाकिस्तान से कितना पैसा बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। अच्छा, एक और जो लड़ाई का फ्रंट है उस पर भी आपको अपडेट दे देती हूँ। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर एयर स्ट्राइक की है। सऊदी ने यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल पर हवाई हमले किए। इसमें 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। सऊदी अरब के हमलों के बाद गाड़ियों में आग लग गई। हदरामौत प्रांत के अल कतान शहर में हुए सऊदी हवाई हमलों में भारी नुकसान की खबर है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन में एक्टिव है, जिससे यूएई का समर्थन हासिल है, जो वहां हदरामौत और अल महरा प्रांत में घुस गया है। ये अलगाववादी संगठन इन इलाकों में सक्रिय हैं। ये इलाके तेल संपन्न हैं, जिस पर कब्जे को लेकर ही ये जंग है और ये तेज होती चली जा रही है। तेल का खेल ही ऐसा है, वेनेजुएला में भी तेल का ही खेल है, इसलिए सारा बवाल है।
एफटीसी और यूएई का समर्थन भी है इसे, जबकि यमन सरकार को सऊदी अरेबिया का समर्थन है। इसी को लेकर दोनों देश एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो सर ये 26 है जंग ही जंग, तस्वीरें ऐसी हैं, कहीं पे भी शांति नहीं है। देखिए, जो बेसिकली जिनको लड़ाकों को मारा है, ये 20 लड़ाके हैं, वो हैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ही जी। और वो उनकी यूएई मदद करता है और उनको लगता है, सऊदी अरबिया को लगता है कि यदि ये लड़ाके बढ़ते हैं और रेड सी वगैरह में जाकर के वो पावरफुल होते हैं तो हमारे ट्रेड को भी ये लोग चोक कर सकते हैं और इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको डिसआर्म कर दिया जाए, पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया जाए। दूसरा ये भी है कि ईरान का भी समर्थन कहीं ना कहीं हाउती वगैरह को है, वो भी कहीं ना कहीं यमन के कुछ इलाकों में है, उसको भी ध्यान में रख करके सऊदी अरब ने एक जैसे सुन्नी डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं, सुन्नी डोमिनेंस का लेकर के भी है, रीजनल डोमिनेंस को लेकर के है, ये सारी चीज़ें फैक्टर काम कर रही हैं जो सऊदी अरब जो है वो यमन के अंदर अटैक कर रहा है। ये यूएई तक की ये जो लड़ाई है, मतलब जितनी लड़ाइयों की भी हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें एक यूएई का भी जो स्टैंड है वो बड़ा दिलचस्प स्टैंड था, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुश्किलात जो हैं मिडिल ईस्ट की, अभी हम बात कर रहे थे कि शांति तनाव खत्म होता हुआ मिडिल ईस्ट, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव हमेशा ही एक तरह से बना रहता है। आप देखिए अलग अलग कारण रहते हैं और तेल तो सबसे बड़ा कारण भी है। अब यहाँ पर रिलीजन तो कारण नहीं है, नहीं तेल है। मतलब एक रिलीजन को लेकर देश में अलग अलग तरीके से, चाहे वो इजराइल और गाजा को लेकर बात कर रहे हो या दुनिया के और देशों में भी बात करो, बांग्लादेश में जैसे इस तरह की स्थिति हो रही है, तो यहाँ तेल की एक स्थिति है। और मिडिल ईस्ट आमतौर पर भी शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ वहाँ पर तनाव चलता रहता है। और उसमें मसला ये भी है कि कोई उनके बीच में नहीं पड़ना चाहता जी, क्योंकि वो सब लोग, चाहे वो यूएई हो, यमन हो, कतर हो और जो इलाके हैं, उनके साथ कोई भी किसी तरह के विवाद में, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है और वो आपस में निपटे, ये बेहतर है, क्योंकि सबको सबका फ़ायदा हर के साथ जुड़ के रहने में भी दिखाई देता है। और कई बार उनको ये भी लगता है कि मुश्किलात है, एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो दूसरी तरह की मुश्किलें होंगी। उसमें पाकिस्तान का आपने जिक्र किया था, तो पाकिस्तान की तो कोई इतनी हैसियत ही नहीं है उसमें कि क्या वो समर्थन करेगा, क्या उसके खिलाफ होगा, नाराज होगा। वो तो दोनों में से किसी का भी समर्थन और विरोध हाँ, नहीं, वही कह रहा हूँ, उनकी स्थिति इस तरह की नहीं है पाकिस्तान की जिस पर हम ये तय करेंगे कि पाकिस्तान को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। और अभी तो वो गाजा को लेकर जो इजराइल के साथ जो सेना जो बनाई गई है इंटरनेशनल जी, उस मामले में फंसा हुआ है। फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों में वो इतना फंसा हुआ है, जो बलूच का मामला हो या खैबर का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा का वो मामला है। और अब तो पीओके में जिस तरह से हो रहा है और लाहौर में इमरान खान को लेकर जी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उन सब बातों को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इसलिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, धर्म की वजह से ही देश दुनिया भर में लड़ाई हो रही है, तो अर्थ की वजह से, अर्थ की वजह से लड़ाई हो रही है। और ट्रंप साहब उसका नेतृत्व करते हैं, वो एक रास्ता दिखाते हैं कि तेल ही खेल है। अब वो तेल के खेल से सारी दुनिया भर में लड़ाइयाँ भी चल रही है, ताकत की जो जोर आजमाइश है वो भी उसी पर हो रही है। अच्छा, बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं और उन गलत फहमियों का निराकरण कहाँ होता है? यही कहानी कुर्सी की में होता है। एक ऐसी गलत फहमी की हम बात करते हैं। ये गलत फहमी किससे हो गई है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्हें ये गलत फहमी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि आरएसएस एक सीक्रेट एजेंसी है, एक ऐसा संगठन है जो गुप्त तरीके से काम करता है। आरोप भी लगे, खुद मोहन भागवत ने इसका जवाब भी दिया। एग्जैक्टली केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की किसी पोस्ट को लेकर नहीं, या जो मणिक्कम कहते हैं उनको लेकर नहीं, या जो दिग्विजय सिंह लगातार इतने सालों से आरोप लगाते जा रहे हैं उससे लेकर नहीं। इन जनरल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों की कई सारी गलतफहमियों को दूर किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इस बारे में उन्होंने बताया। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर लोगों में, उनके मन में गलत धारणाएं हैं। आरएसएस का असली मकसद है समाज को जोड़ना, उसे मजबूत बनाना। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विकिपीडिया पर लिखी हुई हर बात सही नहीं होती है और विकिपीडिया पढ़कर आप आरएसएस को समझ भी नहीं सकते। आरएसएस को समझने के लिए आपको आरएसएस में समय बिताना होगा, संघ में समय बिताना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि आरएसएस है क्या। सबसे पहले तो ये बात ही कमाल की है प्रोफेसर साहब।
आरएसएस, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि सीक्रेट एजेंसी जो सालों से काम कर रही है, अब वो हर तरफ अपनी शाखाओं को, अपने दायरे को बढ़ा चुकी है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 70 साल के अंदर आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, और ख़ास करके कांग्रेस के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया है आरएसएस का, आप मालेगांव ब्लास्ट होता है तो उसमें आरएसएस को घिसट देते हैं, 9/11 होता है उसमें भी आप घिसट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पूरी एक इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड है जो आरएसएस के गलत तरीके से ये करता है कि जर्मनी से इन्होंने ये लाया, जर्मनी से इन्होंने प्रतीकों को लाया। स्वास्थ्य का प्रतीक जो है वो हमारे अपने घर का प्रतीक है, लेकिन वो मान करके चलते हैं कि हमने वहाँ से उसको लेकर के हिटलर के तरफ से लाया। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार पिछले जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है तब से, लेकिन खास करके आज़ादी के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और पत्र लिख करके आरएसएस पर नज़र रखने के लिए बात की। मज़ेदार बात है, मुस्लिम लीग को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि ये अब मुस्लिम लीग वो नहीं है जिसने भारत पर विभाजन थोपा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बोला, मैं अलग से नहीं कोट कर रहा हूँ, ये पंडित नेहरू का। मज़ेदार बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के कुछ फाउंडर मेंबर, कम से कम 3 तो मैं जानता हूं, जो 3 फाउंडर मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्से बने और वो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में बहुत अच्छा दखल दिया। उस मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में भी कांग्रेस को परेशानी नहीं है। उस मुस्लिम लीग की मानसिकता में आज भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी वगैरह कुछ नहीं बात है। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है या बाहर लिखता है, भारत का एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट था जिसे हम डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो आरएसएस के बारे में इसी प्रकार का दुष्प्रचार करता रहता है और जितनी भी विदेशी मीडिया है उनके साथ उनके ही संपर्क है। 2014 के बाद से ये थोड़ा सा टूटना शुरू किया है। ठीक सर, एक छोटा सा कमेंट हर्षवर्धन जी इस पे, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स कोई अगर यूनिफॉर्म में एक्सरसाइज कर रहा है या संघ की शाखा में जा रहा है तो वो पैरामिलिट्री फोर्स हो जाएगा। कहाँ से आते हैं इस तरीके की मानसिकता? ये देखिए, तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी देश में सरकार के तौर पर भी ये तय किया जाए कि उनको किसी भी तरह का एक सैन्य प्रशिक्षण नौजवानों को दिया जाना चाहिए, दिया ही जाना चाहिए। हमारी भी सरकार, एनसीसी क्या था, उसी का तो एक हिस्सा था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, सबको दिए। लेकिन संघ की जहां तक बात है, संघ कुछ मामलों में बड़ा स्पष्ट है। अब चूंकि लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री कहते हैं मैं स्वयंसेवक हूं, गृह मंत्री कहते हैं मैं स्वयंसेवक हूं, मुख्यमंत्री, मंत्री लाइन लगी हुई है, तो हर किसी को लगता है कि वो टिकट पाने का जरिया हो गया। इसलिए अगर सरसंघ चालक से सवाल पूछा गया तो वो सवाल भी कोई बहुत गैर वाजिब नहीं था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का टिकट संघ तय करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप रिश्ता समझना है तो यूं समझ लीजिए, आप संघ को उस अभिभावक की तरह मान सकते हैं जो टोका टोकी करता है, रोक देता है। लेकिन आज का बच्चा कितना मानता है भाई? आज का बच्चा तो मोबाइल पे खेलता है 6 घंटे, आंख उसकी खराब हो जाएगी, रेडिएशन आएगा, नहीं मानता। कभी कभी जब अति हो जाती है तो अभिभावक को कुछ करना भी पड़ता है। तो कंफ्यूजन तो पहला तो यही दूर कर लीजिए, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, समाज के अंदर काम कर रही है, खुले में शाखा चल रही है, पार्क में शाखा चलती है, खुले में स्कूल चल रहे हैं, खुले में संगोष्ठी होती है, बैठकें होती हैं, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं और है। किसी को भ्रम दूर होना चाहिए, किसी को रोका नहीं, कोई रोका भी नहीं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स के जो भी संपादक है वो भी आकर एक बार देख ले।